हेलो फ्रेंड्स, सो आई वेलकम यू ऑल इन दिस डिस्कशन। और आज का जो डिस्कशन है उसमें जो आपका एग्ज़ाम आने वाला है, चाहे वो CSIR नेट का या फिर सेट का एग्ज़ाम, सबसे बेस्ट टेक्निक क्या हो सकती है किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, राइट। तो चलिए, इसमें मैंने 5 बेस्ट तरीका लिया है। अगर इस टेक्निक का आप यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली आप इसमें अच्छा स्कोर करेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है, राइट। तो वन बाय वन मैं सारी पॉइंट को डिस्कस करूँगा और एक चीज़ हमेशा बोलूँगा कि आपका खुद का भी एक तरीका हो सकता है, लेकिन इस तरीक़ों को अगर आप यूज़ करते हैं तो आप डेफिनेटली बहुत ही अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहला जो मैं मानता हूँ कि सबसे पहले आपको पूरे सिलेबस का इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन अबाउट द सिलेबस पहला सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि देखिए हर एग्ज़ाम का सिलेबस अलग अलग तरीके से होता है। और मैं ये भी आपको बताऊंगा कि क्या आपको CSIR के लिए सेलेक्टिव होना पड़ेगा। सेलेक्टिव का मतलब है कुछ पेपर ही लेके चल सकते हैं, या फिर सेट के एग्ज़ाम में। देखिए दोनों एग्ज़ाम के तरीके अलग हैं, राइट। तो ये दोनों पॉइंट पे डिस्कस करूंगा। सेकंड पॉइंट है इन्फॉर्मेशन अबाउट द सेलेक्टिव पेपर। क्या आपको सेलेक्टिव होना चाहिए या पूरा सिलेबस तैयार करना चाहिए, आप किस तरीके से उसको हैंडल कर सकते हैं। थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर का सिलेबस और सेलेक्टिव होना ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है, राइट। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप बचे हुए टाइम में, जैसे मैंने फिफ्थ पॉइंट लिया है इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रिपरेशन टाइमिंग या ड्यूरेशन कितना है, तो उस ड्यूरेशन में आप अपना पहले टाइम टेबल बनाइए, राइट। अगर टाइम टेबल के अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं तो फिर वो आपकी जो प्लानिंग है वो सीक्वेंस से हो गई नहीं, और फिर अगर वो सीक्वेंस से आप काम नहीं कर रहे हैं तो आउटपुट क्या होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, राइट। तो ये 5 पॉइंट पे वन बाय वन मैं डिस्कस करूँगा, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचने की कोशिश करूँगा। सिर्फ आपको वो इम्पॉर्टेंट टिप्स बताऊँगा जो आपके बचे हुए 60 डेज़ है उसमें आप बहुत ही अच्छे तरीके से प्लान करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अदरवाइज़ एग्ज़ाम के बाद फिर वही पछताना होगा, राइट। तो यहाँ पे भी मैंने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है, लेकिन मैं इस मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को पॉइंट नंबर 3 पे डिस्कस करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा इसका सिलेबस जो है, सिलेबस को किस तरीके से आप हैंडल करना है, क्या आपको सारे पेपर हैंडल करना है या सेलेक्टिव होना है, इन दोनों पॉइंट पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा, राइट। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या है, राइट। तो जो पहला पॉइंट है वो आपका, जैसे मैंने बताया, इन्फॉर्मेशन अबाउट द सिलेबस। देखिए अगर आप सिलेबस की बात करें तो ये मेजर पेपर में आपका रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, मॉडर्न अलजेब्रा और डिफरेंशियल इक्वेशन, सारे ही ये मेजर पेपर हैं। और माइनस जहाँ से सबसे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपका रियल एनालिसिस का 60 प्लस आता है, राइट। लीनियर अलजेब्रा का भी 60 प्लस आता है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का अराउंड 35 प्लस आता है, मॉडर्न अलजेब्रा का भी 30 प्लस आता है और इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का 40 प्लस आता है, राइट। तो ये जो मार्किंग स्कीम है ये भी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रखता है कि आप किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट करेंगे। सेकंड न्यूमेरिकल मेथड है, यहाँ से आपको 15 to 20 मार्क्स का क्वेश्चन मिल सकता है। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन है, अराउंड 10 मार्क्स का क्वेश्चन। इंटीग्रल इक्वेशन है, अराउंड 10 मार्क्स का क्वेश्चन। टोपोलॉजी है अराउंड 10 मार्क्स का, और पार्ट ए ये तो आपको पता है कि 30 मार्क्स का आपको यहाँ से क्वेश्चन आता है। सो ऑल दीज पेपर आर इम्पॉर्टेंट, लेकिन क्या ज़रूरी है कि मैं हर टॉपिक को, हर पेपर को लेके चलूँ, कितने मार्क्स हमें कट ऑफ चाहिए, राइट। तो अभी मार्किंग स्कीम पे या मार्क्स पे भी आएंगे, किस तरीके से मार्किंग स्कीम CSIR ने डिसाइड किया और कितना कट ऑफ जाता है, उस कट ऑफ के अकॉर्डिंग हमें किस तरीके से अपनी प्लानिंग करनी चाहिए। सबसे पहले आपको CSIR के एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूँ, मैं अभी सेट के एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहा हूँ, सेट के एग्ज़ाम पे भी आऊँगा। अगर CSIR के एग्ज़ाम की बात करिए तो आपके पास देख रहे हैं कि 60, 60, 30, 30 एंड 40 ये सिर्फ मेजर पेपर है। और अगर आप 1-2 साल या 10 साल का कट ऑफ देखें तो बहुत पहले नहीं लिए, 2-3 साल से पेपर के थोड़े से पैटर्न चेंज किया है, तो यहाँ से कट ऑफ अराउंड 100 जाता है मैक्सिमम। मैं आपको बोलूँगा कि मैक्सिमम 100 के अराउंड जा रहा है, राइट, जो आपका JRF का है, और डिफरेंट कैटेगरी का अलग अलग जा रहा है। तो आप 100 मार्क्स अगर ले आना है तो हम क्यों नहीं, अगर चूँकि आपका ये मतलब ऐसे लेवल का एग्जाम नहीं है जहाँ से आपने 2 मिनट में प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, 1 मिनट में देखा और तुरंत कर दिया। यहाँ आपको थोड़ा एनालिसिस करने की ज़रूरत है, और जब एनालिसिस करने की ज़रूरत होती है तब हमें डीप पढ़ना होता है, ना कि ऊपर ऊपर ही हमने पढ़ लिया और काम चल गया, राइट। तो आप अगर ऐसी बात हो, आप सेलेक्टिव भी हो सकते हैं। आपको लगता है रियल एनालिसिस मेरे लिए बहुत हार्ड है, मैं एक भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहा हूँ, मैं एनालिसिस नहीं कर पा रहा हूँ, आप उसे छोड़िए, राइट।
आप आइए लीनियर अलजेब्रा पे, आपका लग रहा है लीनियर अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स, मॉडर्न और डिफरेंशियल इक्वेशन, ये 4 पेपर में बहुत अच्छा कर सकता हूँ, तो एकदम डीपली आप पढ़ाई करिए, राइट। न्यूमेरिकल मेथड लगता है कि आपको इसमें से 3 पेपर ले सकता हूँ, यहाँ से 2 पेपर, जो आप बेसिक टू एडवांस सब कुछ क्लियर कर सकते हैं, तो आप उस पर फोकस करिए, आप दिखावे में मत आइए। अदरवाइज एग्ज़ाम के बाद फिर पछतावा होगा कि मैंने ये पेपर ले लिया और इसके बाद फिर मैंने इसमें एक भी प्रॉब्लम नहीं कर पाया, राइट। आपको लगता है कि मैं रियल एनालिसिस करने में बहुत स्ट्रांग हूँ, तो आप ये 3 पेपर ले सकते हैं, रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा और कॉम्प्लेक्स। ये आपके प्योर मैथमेटिक्स के पार्ट है। प्योर मैथमेटिक्स में ये 3 पेपर लेके और यहाँ से माइनर पेपर में भी आप 1-2 पेपर लेके अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। आपको लगता है डिफरेंशियल इक्वेशन में मुझे बहुत कैलकुलेशन में टाइम लगता है, मैं नहीं कर पाता, छोड़िए आप, राइट। हर आदमी की प्लानिंग अलग अलग तरीके से हो सकती है, इस पर भी मैं डिस्कशन करूंगा। तो आपको सबसे पहले सिलेबस के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ लीनियर अलजेब्रा। लेट सपोज कर लिया इसमें से एक सिलेबस, एक पार्ट मैंने उठाया आपका लीनियर अलजेब्रा। अब लीनियर अलजेब्रा के पेपर को कैसे हैंडल करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट। जैसे मान लीजिए लीनियर अलजेब्रा है, राइट। इस लीनियर अलजेब्रा में सभी को पता है हर बार ये जो बेसिस डायमेंशन है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन श्योर आएगा, सब स्पेस बेसिस डायमेंशन। आप इसको अच्छे तरीके से डीपली पढ़ डालिए, राइट। 2 बार, 4 बार, 10 बार अच्छे तरीके से पढ़ डालिए, राइट। उसके बाद आपको पता है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से हर बार क्वेश्चन आता है, राइट। चाहे वो आपका रैंक से रिलेटेड हो या फिर सिस्टम ऑफ इक्वेशन से जहाँ से आपसे पूछता है नो सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, तो ये सारे प्रॉपर्टी रैंक से रिलेटेड है। तो इस टॉपिक को एकदम डीपली अच्छे तरीके से पढ़ डालिए, राइट। आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर से भी क्वेश्चन आते हैं, राइट। तो ये सारे ही टॉपिक को आप डीपली और एक टॉपिक को उठाइए, कम से कम 10 to 20 डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। एक क्वेश्चन अक्सर आता है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन पे, जहां आपका पॉलिनोमियल को भी चेंज कर देता है, डेरिवेटिव को भी चेंज करके पूछता है, तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप देखिए जैसे 60 मार्क्स मैंने बताया और कट ऑफ आपका 100 के आसपास है, तो क्यों नहीं हम इस पेपर को टारगेट करके, अगर हम पूरे अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, हम ये नहीं कहता हूँ कि 60 में 60 करके आ जाएंगे, लेकिन 30+, 40+ स्कोर कर सकते हैं। 30+ मान लीजिए एक पेपर में भी स्कोर करते हैं, दिस इज मोर देन एनफ, राइट। आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, जो टाइम बचा हुआ उसमें अच्छी प्लानिंग करिए। तो यहाँ से भी आप जैसे कैनोनिकल फॉर्म है, डायगोनल फॉर्म है, ट्रायंगुलर फॉर्म है, जॉर्डन ब्लॉक है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है। ये लास्ट चैप्टर है इनर प्रोडक्ट स्पेस और क्वाड्रेटिक फॉर्म, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है। अब ये सारे क्वेश्चन में कभी कभी जैसे पहला, दूसरा, तीसरा टॉपिक से पार्ट बी का क्वेश्चन पूछ दिया, तीसरे, चौथे, पांचवें से आपका पार्ट सी का क्वेश्चन पूछ दिया। तो आप सभी को पता है कि जो लीनियर अलजेब्रा वहाँ से अराउंड 4 to 5 क्वेश्चन आपका पार्ट बी में मिनिमम आता ही है, राइट। और लीनियर अलजेब्रा का अगर पार्ट सी की बात करें तो यहाँ पे अराउंड 10 क्वेश्चन आपका पार्ट सी में आता है, राइट। तो 5 into 3 और 10 into 4.75, राइट। ये आपका जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप मतलब किस तरीके से अपनी प्लानिंग करते हैं, राइट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने प्लान के थ्रू अगर सब कवर करने की कोशिश किया और आप अच्छी तरीके से आपकी प्रिपरेशन नहीं है, तो कोई भी पेपर आपका अच्छा नहीं जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। ना इसमें अच्छा कर पाएंगे। तो सबसे पहले पूरे सिलेबस को पढ़िए, ये 10 मिनट सोचिए, एक दिन टाइम लीजिए कि मुझे किस पेपर पे मैं अच्छा कर सकता हूँ। भीड़ में भागने की ज़रूरत नहीं है, दिखावे में भागने की ज़रूरत नहीं है, आपको सेलेक्टिव बनना है, राइट। तो सबसे पहले सिलेबस को उठाइए और सिलेबस में देखिए कि कौन सा पेपर मुझे सबसे कंफर्टेबल लगता है, मैं अच्छा कर सकता हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं सारे ही पेपर में अच्छा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी प्रिपरेशन करिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो 70 to 80% जिनकी थोड़ी सी, किसी की एनालिसिस वीक होती है तो किसी की अप्लाइड पोर्शन वीक होता है, कैलकुलेशन करने में कहीं ना कहीं मिस्टेक करते हैं। तो अगर जिसकी एनालिसिस अच्छी है वो आप प्योर मैथमेटिक्स का पूरा पार्ट लेके चल सकते हैं, रियल, लीनियर, कॉम्प्लेक्स, मॉडर्न भी लेके चल सकते हैं, राइट। और जिसकी अप्लाइड पोर्शन अच्छा है वो अप्लाइड के ज़्यादा और आप मतलब प्योर मैथमेटिक्स पे थोड़ा सा कम डिपेंडेंट हो सकते हैं और तब भी आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे, राइट। तो सबसे पहले पूरे सिलेबस को उठाइए और अच्छे तरीके से उसके प्लान करिए, राइट। दिस इज द फर्स्ट टेक्निक। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो अभी फर्स्ट पॉइंट पे भी पहले मैंने कहा कि अबाउट द इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट सिलेबस। सबसे पहले सिलेबस जान लीजिए, सिलेबस के बाद आप सेलेक्टिव होने की कोशिश करिए किसमें, CSIR के एग्जाम में। लेकिन अब मैं यहीं पे आऊँगा थोड़ा सा सेट के बारे में। आप यहाँ पे सेलेक्टिव हो सकते हैं, 2 से 3 पेपर मेजर पेपर ले सकते हैं, माइनर पेपर भी 2-3 लेके आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। इसके बाद अगर आप सेट के एग्ज़ाम की बात करें, मैं सेट एग्ज़ाम पे बहुत फोकस करता हूँ। उसका रीज़न ये है कि
सेट एग्ज़ाम या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम। क्योंकि देखिए सिर्फ एग्ज़ाम क्वालिफाई करना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बहुत ऐसे भी लोग हैं जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करके भी बैठे हुए। तो अगर आपको लगता है कि आपके पास नेट नहीं है, गेट नहीं है, आप सेट एग्ज़ाम भी क्वालिफाई कर जाते हैं, और सेट एग्ज़ाम के बाद हर स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में इस सेट के बेसिस पे आप एलिजिबल हो जाएंगे, और आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम का जो सिलेबस है, अब यहाँ पे आते हैं सेट का। सेट के एग्ज़ाम में ये प्लानिंग आप नहीं कर सकते CSIR की तरह, आपको सारे ही पेपर रेडी करने पड़ेंगे। उसका रीज़न है क्योंकि अगर यहाँ पे 10 पेपर्स हैं टोटल, और अगर सिलेबस में 10 पेपर्स हैं, तो अगर 5 क्वेश्चन आने हैं तो 5 क्वेश्चन सारे ही पेपर से आएगा। ऐसा नहीं CSIR की तरह कि रियल एनालिसिस में वेटेज ज़्यादा है, लीनियर अलजेब्रा में वेटेज ज़्यादा है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पे 60 मार्क्स आता है, यहाँ 60 मार्क्स आता है, यहाँ पे 35 मार्क्स आता है। अब देखिए सीधे हाफ हो गया। तो अगर CSIR की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब तो ठीक है, आप अपनी प्लानिंग सेलेक्टिव हो सकते हैं, राइट। बट अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर या सेट लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आप सेलेक्टिव नहीं होइए, अदरवाइज आप एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे। क्योंकि इसमें क्वेश्चन आसान आते हैं लेकिन हर टॉपिक से आपको कवर करना पड़ता है, राइट। अगर मान लीजिए 10 पेपर हैं और 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन ही है, तो ये 50 क्वेश्चन में जब तक आप मैक्सिमम क्वेश्चन नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है 20 क्वेश्चन करके चले आए और असिस्टेंट प्रोफेसर या सेट का एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे। इसके लिए आपको पूरा सिलेबस कवर करिए, हर पेपर को इक्वली वेटेज दीजिए। बहुत डीप में आपको जाने की जरूरत नहीं है, पहले पूरे सिलेबस से जितने इंपॉर्टेंट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है उनको सॉल्व करिए। सेट के एग्जाम में, CSIR के एग्जाम में तो आपको डीप स्टडी करनी पड़ेगी, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस हर चीज़ क्लियर करना पड़ेगा, राइट। लेकिन सेट के एग्जाम में आप मतलब पूरा सिलेबस आपको कवर करना पड़ेगा, राइट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट जो कि मैंने बताया था कि सेलेक्टिव कब होना है, सेलेक्टिव कब नहीं होना। सो सेलेक्टिव हुई है CSIR के एग्जाम में, लेकिन सेट के एग्जाम में आपकी पूरी प्रिपरेशन रखिए। हम ये कहते हैं डीपली नहीं, लेकिन जितने इंपॉर्टेंट फार्मूला बेस्ड हैं, क्योंकि आपको 1 मिनट में प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, उस कंडीशन में आपको क्या करना, सारे पेपर अगर कवर करने, सबसे पहले पूरे सिलेबस को कवर करिए, जितने इंपॉर्टेंट फार्मूला सबको पढ़िए, राइट। सेट के एग्जाम में, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में, PhD एंट्रेंस के एग्जाम में, राइट। चलिए अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं, पॉइंट नंबर 3। तो चलिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और डिस्कस करते हैं, इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मैंने सबसे पहले लिखा है 445 मार्क्स, सेकंड लिखा है 200 मार्क्स, और थर्ड लिखा है 100 मार्क्स, राइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 100 मार्क्स। इस बार अगर बात करें तो इस बार आपका जो कट ऑफ था 85+ था। अब मैं आपको ये भी डिस्कस करूंगा कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको पता है पार्ट ए का 20 क्वेश्चन आते हैं, पार्ट बी में 40 क्वेश्चन आते हैं, और पार्ट सी में 60 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप बात करें पार्ट ए का तो 20 × 2 मार्क्स यानी 40 मार्क्स। देखिए यहाँ पे मैं लिखा है 40 मार्क्स। उसके बाद अगर पार्ट बी की बात करें तो 40 × 3 यानी आपके पास चांस मिलता है कितना, 40 × 3, देखिए 120, राइट। दिस इज 120 मार्क्स ये। और थर्ड ले लीजिए अगर 60 × 4.75, राइट। तो ये आपका हो जाता है 285। लेकिन हमें चूंकि सारे पेपर हम रेडी नहीं कर रहे हैं, सारे ही टॉपिक कवर नहीं कर रहे हैं, और हमें सब कुछ करना भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है पार्ट जो आपका ए है उसमें मैक्सिमम आप 15 क्वेश्चन कर सकते हैं, राइट। 15 × 2 यानी आप 30 क्वेश्चन। अब आपके पास देखिए, आपके पास क्वेश्चन कितना था, 20 क्वेश्चन थे, यानी 40 मार्क्स का मैक्सिमम करना था, जिसमें से मतलब 40 मार्क्स मैक्सिमम दिया हुआ था, जिसमें हम 30 ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। पार्ट बी में आइए, आपको 40 × 3 120 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पास, इतना क्वेश्चन है, आप इसमें से चूज कर सकते हैं, लेकिन आपको सेलेक्ट कितना करना है, मैक्सिमम 25, यानी 25 × 3 आपको 75 मैक्सिमम कर सकते हैं, राइट। और तीसरा जो पॉइंट आता है, आपके पास 60 क्वेश्चन है, यानी 285 मार्क्स का क्वेश्चन दिया है, लेकिन हमें इसमें भी सेलेक्टिव होना है। इस 60 में से मैक्सिमम 20 क्वेश्चन कर सकते हैं। सो 20 × 4.75 यानी आपका कितना हो गया, 95, राइट। सो 95 + 75 दिस मीन्स दैट 170 हो गया आपका, 170 और +30 यानी 200 मार्क्स। इस 445 में से हमें इसका ये 100% अगर लूँ तो अराउंड 50% हमें सिर्फ क्या करना, सेलेक्टिव हो सकते हैं। और एक और चीज़ दीजिए, आप इस 50% को आप मैक्सिमम कर सकते हैं, और इस 50% का भी
50% यानी 25%। आप देखिए जो इनिशियल दिया है उसका सिर्फ 25% या उससे भी कम अगर कर लिए तो भी आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे। तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि फिर मैं बोलूँगा कि CSIR के एग्ज़ाम की जहाँ तक मैं बात करूँगा, नो नीड टू कवर ऑल द थिंग्स। आप वो टॉपिक कवर करिए जिसमें आपका पूरा अच्छे तरीके से कमांड हो, राइट। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको सिर्फ 25%, अराउंड 25% अगर मार्क्स आप गेन कर लिए तो भी आप एग्ज़ाम 100% ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर जाएंगे। सो बी सेलेक्टिव। आप सिलेबस, पहला पॉइंट आपको बताया सिलेबस, दूसरा बताया बी सेलेक्टिव एंड थर्ड इज़ द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि कितने मार्क्स हमें गेन करने हैं। तो हमें कोई मतलब पहाड़ नहीं उखाड़ना है, हमें एक फिक्स प्लानिंग के थ्रू अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं और एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, राइट। अब चलिए फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी है टाइम टेबल, राइट। चलिए उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट, जैसे मैंने आपको बताया कि टाइम टेबल, इंफॉर्मेशन अबाउट द टाइम टेबल। अपना जो आपने ऊपर देखा उसके अकॉर्डिंग अपना आप टाइम टेबल बनाइए कि आपके पास अगर 5 पेपर्स हैं, राइट, 5 पेपर्स आपने सेलेक्ट किया है और एक पेपर को आप 5 डेज, जितने टाइप के क्वेश्चन हो उनको अच्छे तरीके से बेसिक टू एडवांस पूरा क्लियर करिए। 5 डेज टाइम दीजिए। आप दो तरीके से प्लान कर सकते हैं। एक बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि 5 डेज इसको दिया, 5 डेज इसको दिया, और आपके पास अगर 5 पेपर्स हैं तो आपके मैक्सिमम 25 डेज में आप पूरे एग्ज़ाम को, देखिए ये पहला पेपर है, मतलब पहला अगर पहला पेपर नंबर 1 है, पेपर नंबर 2 है, हर को 5 डेज देंगे तो आपका 25 डेज में पूरा अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। क्योंकि अगर आपके पास 60 डेज बचे हैं, मतलब आप टाइम के ऊपर है आपके पास कितना टाइम बचा है, उस टाइम के अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बनाइए और इस तरीके से कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट है जो पर डे आप ऐसे भी कर सकते हैं कि हमें 2 घंटे आज रियल देना है, 2 आवर्स हमें लीनियर अलजेब्रा देना है, 2 आवर्स हमें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस देना। बस हमें ये 3 पेपर आपको तैयार करने हैं और फिर या 2 या 3 घंटे हमें डेली अभी टाइम देना है, राइट, 3 आवर्स। उसके बाद इसी तरीके से अगले दिन माइनर पेपर देंगे, फिर इसी को रिपीट करेंगे अगले दिन, फिर इस तो आप अपना प्लानिंग खुद बना सकते हैं। माइनर पेपर में भी आपको पता है कि टोपोलॉजी है, न्यूमेरिकल मेथड है, जहाँ से अप्लाइड के पोर्शन, डिफरेंशियल इक्वेशन, जहाँ से आपके अच्छे खासे मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो इन पेपर को भी आप टारगेट कर सकते हैं, राइट। और टाइम टेबल के मैं बोलूँगा 15 डेज पहले ये सारे रिवीजन अच्छे तरीके से, मतलब ये अगर कुछ नया टॉपिक भी है तो 15 डेज पहले पूरा फिनिश कर दीजिए। नेक्स्ट 15 डेज सिर्फ उन प्रॉब्लम्स को, नए प्रॉब्लम को रिवीजन करने की कोशिश करिए। जितना आपने क्वेश्चन यहाँ तैयार किया उन प्रॉब्लम को हर दिन सुबह से शाम तक हर तरीके के प्रॉब्लम को रिवीजन करिए। जो आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, नया कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, रिवाइज करते रहिए। अदरवाइज जब एग्जाम निकल जाएगा और उस समय अगर आप प्लान करेंगे तो आपके पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं होगा। सिर्फ आप सोचेंगे कि मैं ये किया होता तो ये हो जाता। तो ये टाइम टेबल है, राइट, मतलब टाइम टेबल। और लास्ट पॉइंट पे चलते हैं, पॉइंट नंबर 5 पे। लास्ट पॉइंट है, जैसा मैंने आपको बताया, इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रिपरेशन टाइम या ड्यूरेशन आपके पास क्या है। अगर अभी की बात करें, जब मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, अराउंड 60 डेज यू हैव ए टाइम, राइट, अराउंड 60 डेज आपके पास टाइम हो सकता है कोई ये वीडियो 2 महीने 4 महीने बाद भी देखे, राइट। सो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग टाइम टेबल बना सकते हैं और उसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, राइट। तो आप अभी जो बचा हुआ टाइम है उसमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने पेपर को, जो भी आपका तरीका आपको लगता है सेलेक्टिव होना चाहिए, अगर CSIR के लिए तो सेलेक्टिव होना ही पड़ेगा, क्योंकि हर पेपर पे आप एनालिसिस नहीं कर सकते, क्योंकि ये एनालिसिस वाला पेपर है। और अगर लास्ट कुछ साल की बात करें, इधर 1-2 साल की बात, जो भी एग्ज़ाम हुआ उसमें क्वेश्चन बहुत बेसिक लेवल से आ रहा है, बस आपको वो एनालिसिस आपका चेक कर रहा है। बहुत कुछ थ्योरम, बहुत लेमा नहीं लगा रहा है, बहुत आसान से थ्योरम, केवल आपको वो चेक करना चाह रहा है कि आपके एनालिटिकल पावर कितनी है। तो आप अगर एनालिसिस होके, कूल होके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो डेफिनेटली आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे, राइट। तो ये समरी थी जो 5 पॉइंट पे मैंने डिस्कशन किया। तो मेरे ख्याल से आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। इसमें पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4 और 5, जो 5 पॉइंट आपको डिस्कशन किया, सिलेबस, सेलेक्टिव पेपर, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, टाइम टेबल अपना बनाइए और प्रिपरेशन क्या जो भी ड्यूरेशन है उसके अकॉर्डिंग ही टाइम टेबल बनाइए। अगर आपके पास 60 डेज है तो 60 डेज में जैसी भी प्लानिंग, अगर 90 डेज है, जो भी एग्ज़ाम आपके पास है, अगर सेट का एग्ज़ाम है मान लीजिए जुलाई में होना है, या बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे जुलाई में होना, जैसे आपका MP सेट है, या जो भी एग्ज़ाम अभी हो भी चुका उसकी एनालिसिस करिए। और एक बार एग्ज़ाम निकल जाने के बाद आपके पास सिर्फ पछतावा होगा। इस वजह से अभी जो टाइम है उसको सही तरीके से यूटिलाइज़ करिए, 2 महीने पूरा जी तोड़ अपनी मेहनत करिए, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे आगे भी आप शेयर जरूर करिएगा।